Hello, this is Bharat and welcome again to Bharat KM ऑनलाइन पाठशाला वेयर सक्सेस बिगिंस। ये वीडियो अपना जनरल नॉलेज के रिलेटेड है। इस वीडियो को आप एसएससी के लिए और रेलवे के लिए कोई भी एग्जाम दे लो, सभी के लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट है। फिक्स टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उनको हम करते हैं। ये जो अपनी वीडियो सीरीज चल रही है उसमें हम 20-20 क्वेश्चंस उठाते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं अच्छे तरीके से, डिटेल से। उनके आसपास की चीज़ें भी पढ़ते हैं। जैसे गांधी जी के आंदोलन के बारे में क्वेश्चन आएगा तो गांधी जी का आंदोलन सारे के सारे आंदोलन ही पढ़ लेते हैं हम, तो वहाँ से आपके अच्छे तरीके से फील आने लग जाता है क्वेश्चन के रिलेटेड। ओके। और अपनी नॉन टेक के खिलाफ एक तो ये नॉन टेक के लिए एक तो ये सीरीज चल रही है अपनी 20-20 क्वेश्चंस वाली, और एक सीरीज कौन सी चल रही है, वन वीडियो वन टॉपिक कंप्लीट। मतलब एक वीडियो में हम किसी एक टॉपिक को उठाते हैं और उसको कंप्लीट कर देते हैं। जैसे हमने कोई बैंक वाला टॉपिक उठाया, ओके, तो अलग अलग बैंकों के अलग अलग फुल फॉर्म क्या होती है उनकी, और अलग अलग बैंकों के गठन कब हुए थे। किसी संगठन की बात करेंगे, मान लो कोई सिडबी संगठन हो गया, ओके, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है और कब कब इनका गठन हुआ था। इस तरीके से एक टॉपिक उठाते हैं और उसको हम कंप्लीट कर देते हैं एसएससी के लिए और रेलवे के लिए। एसएससी की कोई भी एग्जाम दे लो और रेलवे के रिलेटेड कोई भी एग्जाम दे लो, सभी के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम कर रहे हैं। ओके। इस वीडियो में हम अपने 20-20 क्वेश्चन वाली सीरीज है ये। तो इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसके अंदर गांधी जी के आंदोलन के बारे में हमें एग्जाम में पूछते हैं। आपको कोई सा भी आंदोलन पूछा जा सकता है, हम सारे आंदोलन पढ़ लेते हैं। जैसे ऐसे पूछा जाएगा कि गांधी जी ने चंपारण आंदोलन किया था, वो आंदोलन कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था। वो बोलेंगे कि 1920 में गांधी जी ने जो आंदोलन किया था 1920 में, उसका नाम क्या था, तो आपको पता होना चाहिए असहयोग आंदोलन था। इस तरीके से कोई सा भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। हम सारे सारे आंदोलन यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखो, गांधी जी ने कुल मिलाकर के 6 आंदोलन किए थे टोटल, ओके। और उन आंदोलन की सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है, 1917 से होती है। अच्छा, इससे पहले एक बात और समझो आप, गांधी जी भारत कब आए थे, तो गांधी जी जो भारत आए थे ना, वो आए थे 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे गांधी जी। तो 1915 से पहले तो गांधी जी की कोई बात होगी नहीं, क्योंकि वो भारत में थे ही नहीं। 1915 के बाद में ही इन्होंने कांड करना स्टार्ट किया था भारत में आकर के, और फिर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन वगैरह वगैरह कुछ कुछ करने लग गए थे ये। ओके। तो एक तो आप ये ध्यान रखना कि गांधी जी भारत कब आए थे, 9 जनवरी 1915 के बाद आए थे, और गांधी जी की बात जो भी होती है वो 1915 के बाद में ही होती है। ओके। तो गांधी जी के टोटल 6 आंदोलन थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। टोटल 6 आंदोलन थे। 3 तो उसमें से छोटे आंदोलन थे, छोटे छोटे आंदोलन थे, और 3 बड़े बड़े आंदोलन थे। पहले हम छोटे वाले आंदोलन की बात करते हैं। तो पहले जो छोटे वाले आंदोलन थे गांधी जी के, वो 1917 में होता है एक आंदोलन, उसका नाम है चंपारण आंदोलन। आंदोलन मतलब मूवमेंट। गांधी जी के कौन कौन से मूवमेंट थे, कौन कौन से आंदोलन थे, तो इंग्लिश में भी यही हो जाएगा। चंपारण को इंग्लिश में चंपारण लिख लेना, और आंदोलन मतलब हो गया मूवमेंट हो गया। ओके। तो 1917 में गांधी जी का चंपारण मूवमेंट हुआ था, ठीक है। उसके बाद में 1918 में गांधी जी के 2 मूवमेंट हुए थे, 2 आंदोलन हुए थे। कौन कौन से, 1918 में एक तो हुआ था खेड़ा आंदोलन, खेड़ा मूवमेंट, और एक 1918 में ही हुआ था अहमदाबाद मिल आंदोलन, अहमदाबाद मिल मूवमेंट। तो ये कितने हो गए अपने, टोटल 3 आंदोलन हो गए जो छोटे छोटे थे। कौन कौन से हो गए, चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मिल आंदोलन, 1917, 1918, 1918 के अंदर, ठीक है। ये छोटे वाले आंदोलन खत्म हो गए। अब आते हैं हम बड़े वाले आंदोलन के ऊपर। गांधी जी के 3 बड़े बड़े आंदोलन थे। कब कब हुए थे वो, 1920 में, 1930 में, और एक लास्ट वाला जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 में हुआ था। देख लेते हैं क्या करके। 1920 में गांधी जी का जो मूवमेंट हुआ था वो था असहयोग आंदोलन, मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उसके बाद में 1930 में एक आंदोलन हुआ था, बहुत बड़ा आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो ये ध्यान रखना आपको। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको अभी बताया ही था, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, 8 अगस्त 1942 को हुआ था ये। तो ये टोटल आपको गांधी जी के आंदोलन के बारे में है। इनमें से पूछते हैं हमेशा किसी ना किसी एग्जाम में, किसी भी तरीके से क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें याद है तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर पाओगे। 3 छोटे आंदोलन थे, चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद मिल आंदोलन, और फिर 3 बड़े आंदोलन थे, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अपना कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अगर हम चले तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। एक पार्टी थी, जैसे भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, ओके, बसपा पार्टी है, इस तरीके से एक पार्टी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। बहुत पहले थी ये, ओके, जब देश आज़ादी भी नहीं हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, 1925 में बनी थी ये। 1925 में इस पार्टी का गठन हुआ था, आपको ध्यान रखना है। जो क्वेश्चंस हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस कहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस है और करंट में किन चीज़ों की बातें चल रही है उनके रिलेटेड ही क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। पिछले वाले भी करंट अफेयर के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं उनके रिलेटेड, जो करंट में बातें चल रही है, लेकिन जो करंट में बात चलती है ना उसके रिलेटेड ही पहले वाली कौन सी चीज़ है, ओके, 2, 5, 10, 20, 50 साल से पहले की कौन सी चीज़ है उन्हीं के बारे में पूछते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन या फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कब बनी थी? 1925 में बनी थी, 1925 में। नेक्स्ट बात है अपनी सीवीसी। देखो अभी जैसे सीवीसी हो गया वही, ओके, आईएमएफ हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, ओके, सिड भी हो गया, ये अलग अलग संगठन है, कोई बैंक है, इन सब की फुल फॉर्म क्या होती है और इनका गठन कब कब हुआ था, इसको हम कवर करेंगे अपना जो वन वीडियो वन टॉपिक कंप्लीट वाला जो सीरीज चल रही है ना, एक वीडियो में एक टॉपिक को कंप्लीट कर देते हैं, उसमें हम कवर करेंगे। यहाँ पर हम क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करेंगे कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर कि सीवीसी का जो कार्यकाल है वो कितना होता है। सीवीसी मतलब है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, मतलब केंद्रीय सतर्कता आयोग, यह है नाम इसका। तो आप ध्यान रखना, हिंदी में याद मत रखा करो, जो फुल फॉर्म वगैरह आती है ना वो हिंदी में इंग्लिश में रटा करो। इंग्लिश की जो हिंदी होती है ना उसको कर लिया करो, जो सेंट्रल है तो ऐसे ऐसे लिख लिया करो, सेंट्रल, इस तरीके से इंग्लिश में, क्योंकि हिंदी में क्या है जो पेपर आता है ना उसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है हिंदी करने में। तो आप नोटिफिकेशन पढ़ते होंगे कि कोई चीज़ अगर इंग्लिश में करेक्ट लिखी हुई है और हिंदी में गलत लिखी हुई है और आप हिंदी करके गलत करके आ गए क्वेश्चन को, तो वो आपका गलती माना जाएगा, क्योंकि जो इंग्लिश है ना उसको करेक्ट मानते हैं वो। इंग्लिश में चाहे कुछ भी लिख रखे हो तो इंग्लिश में याद किया करो, जैसे बुक का नाम हो गया, ओके, फुल फॉर्म हो गई, किसी संगठन की फुल फॉर्म हो गई, बैंक की फुल फॉर्म हो गई, इनको इंग्लिश में किया करो। तो सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का जो कार्यकाल होता है वो 4 साल का कार्यकाल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अपने पहली मूवी कौन सी थी, पहली फिल्म कौन सी थी। इस तरीके से अगर आपको पूछे तो यहाँ पर आएगा आपका कि पहली फिल्म तो अपनी कौन सी थी, राजा हरिश्चंद्र थी। आपसे इस तरीके से पूछा जाए कि पहली फिल्म कौन सी थी, पहली मूवी कौन सी थी जिसके अंदर आवाज़ आती थी, आवाज़ आई थी, तो वो कौन सी थी, आलम आरा थी। अब आपसे क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो आपको सिंपल से पूछेंगे कि पहली मूवी कौन सी थी, तो राजा हरिश्चंद्र थी। आपको पूछे कि पहली साइलेंट मूवी जिसमें आवाज़ नहीं आती थी, आ रही थी, वो कौन सी थी, तो वो भी राजा हरिश्चंद्र थी। आपसे पूछे कि पहली मूवी कौन सी थी जिसमें ध्वनि आ रही थी, आवाज़ आ रही थी, तो वो कौन सी थी, आलम आरा थी। तो क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होता है उसका आपको ध्यान रखना है। ओके, अब आगे चलेंगे। अलमाटी बांध। देखो बांध क्या होता है, डैम, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, डैम बोलते हैं। तो आपने देखा होगा जो ऐसे पानी इकट्ठा कर लेते हैं, इस तरीके से डैम बनाते हैं हम, इस तरीके से डैम बनाते हैं, इधर पानी भरा हुआ रहता है, ये पानी भरा हुआ रहता है, तो ये जो पानी भरा हुआ रहता है इसको तो बोलते हैं हम रिजर्वोयर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिजर्वोयर। और ये कंक्रीट का बना हुआ रहता है, जरूर नहीं कंक्रीट का है, वो अलग अलग मटेरियल आते हैं, उससे आपको मतलब नहीं है, सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं ये चीज़, अलग अलग मटेरियल आते हैं उनसे बनाते हैं, कंक्रीट का मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन किसी किसी जगह पर ये जो फाउंडेशन होता है ना वो कंक्रीट का वेट, कंक्रीट का वजन नहीं झेल पाता, तो उस जगह पर हम कंक्रीट का नहीं बनाते, किसी हल्के मटेरियल का बनाते हैं। ओके, लेकिन फिर उसकी कैपेसिटी कम करनी पड़ती है, कंक्रीट तो बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा कर सकता है इधर, और दूसरा मटेरियल होगा वो थोड़ा कम पानी इकट्ठा करेगा, क्योंकि कंक्रीट में सेल्फ वेट से भी कुछ पानी स्टोर हो जाता है। ओके, उसमें फेल्योर नहीं होता। तो ये जो डैम होते हैं ना वो अलग अलग नदी के ऊपर बनाते हैं। ओके, कोई सी भी नदी के ऊपर बना देते हैं, उससे क्या होता है, पानी इकट्ठा करते हैं, जो पानी इकट्ठा करते हैं ना उसको सिंचाई वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। कोई अगल बगल में बहुत सारे गाँव हैं उनको खेतों में पानी देने के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए, अगर उसको फिल्टर करके पीने के योग्य अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो इसलिए डैम के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर है अलमाटी बांध, एक अलमाटी डैम है, अलमाटी हिंदी इंग्लिश एक ही है। अलमाटी डैम है ना, अलमाटी बांध है, वो कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है। कृष्णा नदी के ऊपर 2 और बांध बने हुए हैं, कौन कौन से, एक तो है नागार्जुन सागर बांध, ये लिखा हुआ नागार्जुन सागर बांध है, और एक है श्रीशैलम बांध इंग्लिश में नाम यही है, नागार्जुन सागर डैम और श्रीशैलम डैम। तो 3 डैम बने हुए हैं कृष्णा नदी के ऊपर जो आपको ध्यान रखने हैं, अलमाटी डैम, नागार्जुन सागर डैम और श्रीशैलम डैम। इसके बाद में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट दूसरा एक और है हीराकुंड डैम। ये हीराकुंड बांध है ना वो कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ, तो आपको पता होना चाहिए महान नदी के ऊपर हीराकुंड डैम बना हुआ है। ओके, तो ये आपको बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद में हम आगे चले, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। लाहौल घाटी किस राज्य में है, तो हमें पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में आपकी लाहौल घाटी है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं कि केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ पर है, आपको कोई स्टेडियम का नाम दे देंगे कि
कोई भी स्टेडियम का नाम दे देंगे, जैसे मान लो कि इंदिरा गांधी स्टेडियम कहाँ पर है, ओके, इस तरीके से कोई भी दे देंगे आपको। मैंने वीडियो बना रखा है एक अलग अलग डैम के वहाँ पर, तो आप उस ओके कहाँ तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था। हाँ, इस तरीके से नेशनल घाट वो केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ पर है, इस तरीके से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, इस तरीके से पूछ सकते हैं आपको। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पर है, ऐसे आप कुछ भी नाम दे देंगे वो, और आपको पूछते हैं कि कौन सी जगह पर वो इस्टेब्लिश है, मतलब कौन सी जगह पर बने हुए हैं। तो ऐसे हम एक वीडियो है उसको बना करके हमने स्टेडियम को वगैरह का तो हमने कर रखा है, फिर हम कोई नेशनल पार्क के भी कर लेंगे। तो आप वो वीडियो सीरीज़ देखते रहा करो, वहाँ पर हम हर चीज़ कवर करेंगे। आपको यहाँ पर इतना ध्यान रखना है कि लाहौल घाटी किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है सफ़ेद हाथियों का देश कौन से देश को कहते हैं, सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है, थाईलैंड है। आपको ध्यान रखना है लाहौल घाटी कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है, और सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है, थाईलैंड। थाईलैंड को हम सफ़ेद हाथियों का देश भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, चीन का कटोरा किस देश को कहा जाता है। तो क्यूबा, एक देश का नाम है क्यूबा, इस क्यूबा को हम चीन का कटोरा भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम चलें तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है, ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसके अंदर सारा का सारा स्टाफ टोटल एलडीसी से लेकर के ऊपर टॉप तक सारी की सारी औरतें हैं, वुमेन है। ऐसा कौन सा स्टेशन है, और उसका नाम लिम्का बुक रिकॉर्ड में ऐड हो रखा है। तो आपको ध्यान रखना हो कौन सा है, मटुंगा स्टेशन है, ये नाम आपको ध्यान रखना है। मटुंगा स्टेशन है, इसमें सारा का सारा स्टाफ वो वुमेन ही वुमेन है, सारी औरतें ही औरतें हैं, लेडीज़ हैं, कोई भी इसमें बॉयज़ या फिर जेंट्स नहीं है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना, मटुंगा स्टेशन है। ओके, अब आपने देखा होगा अपने जो इंडिया में है, अगर कहीं पर शराब, कोई स्टेट तो शराब को बैन कर रखी हैं, दारू को बैन कर रखे हैं, लेकिन कोई स्टेट तो में तो दारू बैन नहीं है। लेकिन अगर आप वहाँ पर देखोगे ना, तो वहाँ पर जितने भी जो दारू खरीदने वाले रहते हैं, शराब खरीदने वाले रहते हैं, वो आदमी रहते हैं, ज़्यादातर मेल होते हैं। ओके, फीमेल नहीं होती। लेकिन एक ऐसा देश भी है जहाँ पर औरतें भी दारू खरीदती है, वो कौन सा है, श्रीलंका है। तो आपको ध्यान रखना है, शराब खरीदने वाली महिला कौन से देश में मिलती है, श्रीलंका मिलती है। या फिर शराब खरीदने वाली महिलाओं का कौन सा देश कहा जाता है, कौन सा देश है, श्रीलंका है। आपको ये ध्यान रखना है, श्रीलंका में जैकलिन फर्नांडिस दारू खरीदती है, इस तरीके से याद रखना। जैकलिन फर्नांडिस का नाम आ गया क्योंकि श्रीलंका से, मिस श्रीलंका है वो, तो इस तरीके से थोड़ा याद रह जाता है। आप इस तरीके से कुछ भी तरीके से ऐसे ऐड कर लिया करो चीज़ों को, वो याद करने में आसानी हो जाती है। जैसे मैंने बताया था कि 1 मई को अपना श्रम दिवस आता है। ओके ओके, तो मैंने बताया था कि श्रम करने वाले कौन कौन से राज्य में मिलते हैं, एक तो गुजरात में मिलते हैं याद करने के लिए, और एक महाराष्ट्र में मिलते हैं। मतलब गुजरात दिवस और महाराष्ट्र दिवस भी 1 मई को ही मनाया जाता है। तो इस तरीके से आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। ओके, इसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सिडबी है ना, उसका गठन कब हुआ था, 1990 में सिडबी का गठन हुआ था। सिडबी की फुल फॉर्म क्या होती है, इस तरीके से और भी संगठन है, उसका आपने एक वीडियो बना रखा है, वहाँ पर आप इन चीज़ों को देखना। ओके, यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चन के रिलेटेड बातें करेंगे, जो वहाँ पर जैसे कोई छोटा सा टॉपिक है वहाँ पर नहीं कवर कर सकते, उसको तो मैं यहाँ बता दूंगा। लेकिन जैसे अभी सिडबी के जैसे बहुत सारे संगठन, IMF हो गया, ओके, बहुत सारे बैंक हो गए, तो यहाँ पर हर एक चीज़ बता नहीं सकते ना, तो वहाँ पर हम हर चीज़ को कवर कर देंगे। आपको यहाँ पर सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो सिडबी है उसका गठन कब हुआ था, 1990 में, 1990 में हुआ था। एक बुक का नाम है प्लेइंग, क्वेश्चन नंबर 12 है प्लेइंग इट माई वे, ये एक बुक का नाम है, इसके लेखक का नाम क्या है और सह लेखक का नाम क्या है, ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। ओके, सह लेखक कौन है इसके, बोरिया मजुमदार है, और लेखक कौन है, सचिन तेंदुलकर है। ओके, एग्जाम में ज़्यादातर लेखक ही पूछते हैं, लेकिन कोई बुक के सह लेखक भी पूछते हैं, जो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे प्लेइंग इट माई वे का सह लेखक भी पूछ लेते हैं, तो बोरिया मजुमदार है, और लेखक कौन है, सचिन तेंदुलकर है। अलग अलग बहुत सारी बुक है, ऐसे तो दुनिया भर की बुक है, सभी बुक के लेखक याद करने थोड़ी बैठेंगे, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको हमने उस दूसरी वीडियो सीरीज़ में कवर कर रखा है। बहुत सारी बुक्स है, और उनके साथ साथ उनके कौन कौन से लेखक हैं, और जो इंपॉर्टेंट है अलग उनके सह लेखक भी बता रखे हैं, तो आप वो वीडियो देख लेना, वहाँ से कवर हो जाएंगी चीज़ें। यहाँ पर आप इतना ध्यान रखो, प्लेइंग इट माई वे की ये जो बुक है, इसके लेखक कौन है, सचिन तेंदुलकर, और सह लेखक बोरिया मजुमदार है। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर अगर हम चलें तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 कि प्रारूप समिति ने संविधान को कौन सी भाषा में लिखा था। तो यहाँ पर टोटल अपना इंग्लिश में लिखी गई थी। जो संविधान बना था ना, प्रारूप समिति ने बनाया था संविधान,
तो उससे पहले देखो एक बात आप और ध्यान रखो। अच्छा, यहाँ तो पहले तो ये ध्यान रखो आप कि प्रारूप समिति ने जो संविधान बनाया था ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपने पास जो संविधान की बुक है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में लिखी हुई है। हिंदी में तो क्या है, फिर हिंदी में पढ़ने वाले फिर उनका ट्रांसलेट कर करके हिंदी में कर दिए। लेकिन जो प्रारूप समिति ने संविधान बनाया था ना, वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में बनाया था, अंग्रेजी भाषा में बनाया था। प्रारूप समिति के रिलेटेड आपको 2-3 बातें भी ध्यान रखनी है। क्या कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ओके, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, तो ये ध्यान रखना, प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। ओके, 29 अगस्त 1947 1947 को गठन हुआ था प्रारूप समिति का। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, भीमराव अंबेडकर थे। एक लास्ट बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि प्रारूप समिति में टोटल कितने मेंबर्स थे। जैसे कुछ होते हैं ना, जैसे यूपीएससी में कितने मेंबर है, किसी स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन है, जैसे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो इसमें कितने मेंबर है, इस तरीके से मेंबर थे प्रारूप समिति में भी। तो प्रारूप समिति में कितने मेंबर थे, टोटल 7 मेंबर थे। ये आपको बात ध्यान रखनी है। ओके, और संविधान सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में लिखा गया था। इसके बाद में आगे की बात आपको ध्यान रखनी है। मैं आपको पहले भी बता रखा हूँ कि कोई भी चीज़ होती है ना अपने इंडिया में या फिर कहीं पर भी, कोई भी जैसे कोई सम्मेलन हुआ या फिर जनगणना हुई, कुछ भी, तो एक तो फर्स्ट हुआ था, उसका थीम क्या था, या फिर कब हुई थी, कौन से राज्य में हुई थी, कौन से देश में हुई थी। एक तो फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट होता है और एक लास्ट वाला इंपॉर्टेंट रहता है। उनके बीच वाले इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही लेस चांसेस होते हैं एग्जाम में आने के। फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट होता है और लास्ट वाला इंपॉर्टेंट होता है। जो फर्स्ट वाला होता है वो तो इंपॉर्टेंट होता ही है, और जो लास्ट वाला होता है वो करंट अफेयर में कवर हो जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो लास्ट वाला करंट अफेयर में कवर हो ही। क्या पता कि 2011 में लास्ट चीज़ हुई थी मान लो कोई, या फिर हम मान लें कि 2016 में कोई लास्ट चीज़ हुई थी। ओके, इस तरीके से मान लो कि 2016 में लास्ट चीज़ हुई थी किसी सम्मेलन की या फिर किसी भी चीज़ की, और अपनी एग्ज़ाम लग रही है 2020 में। ओके, तो 2020 में ये 2016 की करंट अफेयर थोड़ी आएगा उसमें, तो फिर ये करंट अफेयर में कवर नहीं होता, अलग जगह कवर होता है। जैसे जनगणना, अपनी लास्ट जनगणना कब हुई थी, 2011 में हुई थी, तो ये लास्ट वाली थी, लेकिन करंट अफेयर में तो कवर नहीं होगा ना, आपको एग्जाम लगेगी तो इस तरीके से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। एक तो फर्स्ट होती है और एक लास्ट वाली होती है। अगर लास्ट वाली करंट अफेयर के रिलेटेड में है, उस जोन में है, तो करंट अफेयर में कवर हो जाती है। अगर करंट अफेयर में कवर नहीं है तो उसको हम कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि भारत में जो पहली जनगणना हुई थी ना, वो 1972 में हुई थी। ये आपको बात ध्यान रखनी है, जब तो अपना देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। तो 1872 में पहली जनगणना हुई थी, और लास्ट वाली जनगणना कब हुई थी अपने भारत में, 2011 में हुई थी। अब 2011 के रिलेटेड आपसे 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसे पूछेंगे, एक तो आपको सिंपली इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे कि भारत में जो 2011 की जनगणना हुई थी ना, वो कौन से नंबर की थी। तो आपको पता होना चाहिए, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो 15वें नंबर की, 15th नंबर की जनगणना थी जो 2011 में हुई थी। अगर आपसे इस तरीके से पूछा जाए, ये 15वीं जनगणना कैसे होगी, अगर आप यहाँ से लगाना स्टार्ट करो, 1872 में हुई थी, फिर इसके बाद में हुई होगी, फिर इसके बाद में हुई होते होते जो 2011 में हुई थी वो 15वें नंबर की जनगणना थी। लेकिन अगर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के आज़ाद होने के बाद, मतलब आज़ादी के बाद जो 2011 की जनगणना हुई थी वो कौन से नंबर की थी, तो 7वें नंबर की जनगणना थी वो। तो आपको ये ध्यान रखना है, आज़ादी के बाद तो फिर जब अपना देश आज़ाद हो गया था उसके बाद में कितनी हुई थी उसको काउंट करेंगे। और अगर आपसे सिंपली इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए कि जनगणना 2011 की कौन से नंबर की थी, आज़ादी के बाद नहीं लगाए क्वेश्चन में, तो फिर वो कौन सी थी, 15वें नंबर की थी, उसको फिर 1872 से ही काउंट करेंगे उसको। ओके, तो ये 3 तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15 है अपना, लियाकत अली नेहरू। देखो, लियाकत अली और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में एक संधि हुई थी, एक समझौता हुआ था, वो कब हुआ था, 1950 में हुआ था। एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे उन्होंने, 1950 में हुआ था वो। ठीक है, अब देखो इसको है ना लियाकत नेहरू नाम से ही जानते हैं इसको, ये अली रहते हैं। लियाकत नेहरू संधि पर हस्ताक्षर कौन से सन में हुआ था या फिर कौन से वर्ष हुआ था, 1950 में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। तो लियाकत का जो पूरा नाम है तो लियाकत अली है, और नेहरू मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये आपको बात ध्यान रखनी है। 16 नंबर क्वेश्चन पर अगर हम चलें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टील का प्रोडक्शन, जो स्टील की उपज होती है, स्टील बनाते हैं अपने देश में, स्टील निकलता है किसी तरीके से प्यूरिफाई करके बनाते हैं, उसमें अपने भारत का कौन सा नंबर है, तो अपना भारत दूसरे नंबर पर है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। स्टील प्रोडक्शन में, स्टील की उपज में अपना जो इंडिया है वो सेकंड नंबर पर आता है पूरे देशों में। 200 से भी ज़्यादा देश है उसमें अपना भारत दूसरे नंबर पर है, ये आपको ध्यान रखना है।
17वां नंबर क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। देखो, जो निःशक्त जन होते हैं ना, उन निःशक्त जनों के लिए जो कानूनी मदद के लिए, निःशक्त जनों की कानूनी मदद के लिए कुछ नियम कानून है, कुछ प्रावधान है। वो अपने, देखो अपने देश में कुछ भी होता है ना, वो संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें अपने संविधान में नहीं लिखी हुई, उनको बोलते हैं हम असंवैधानिक चीज़ें। देखो, संविधान में लिखा हुआ है ना, उसको बोलेंगे संवैधानिक चीज़ें, और संविधान में जो नहीं लिखा हुआ फिर भी वो चीज़ें चल रही हैं, उनको बोलेंगे असंवैधानिक चीज़ें। ओके, तो ज़्यादातर चीज़ें तो संविधान में लिखी हुई है वैसे। तो निःशक्त जनों की जो कानूनी मदद है उनको करने के लिए जो प्रावधान है वो संविधान के कौन से आर्टिकल में बताया गया है, उसके जो नियम कानून है वो कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 39 पार्ट ए में बताया गया है। ये आपको ध्यान रखना। डीपीएसपी के बारे में भी यही चर्चा की गई है। आर्टिकल के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, वैसे तो बहुत सारे आर्टिकल है, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसको हमने वन वीडियो वन टॉपिक कंप्लीट वाली जो सीरीज़ है उसमें कवर कर रखा है। आप उस सीरीज़ को देखना, वहाँ पर कवर कर रखा है। उसके अलावा भी कुछ चीज़ें रह जाती है तो हम क्वेश्चंस की फॉर्म में देख लेते हैं उसको। ओके, तो निःशक्त जनों के लिए जो कानूनी मदद का जो प्रावधान है, उनकी मदद के लिए जो रूल्स रेगुलेशन है वो आर्टिकल 39 ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं अब। 17 तक हम कंप्लीट कर लिए। चुटक जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पर चालू है, या फिर कौन सी नदी पर हो रही थी, या फिर कौन सी नदी पर बन रही थी, तो नहीं बोलेंगे, परियोजना मतलब है, ऐसे बोलेंगे। चुटक जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पर है, सुरु नदी पर। यह आपको ध्यान रखना है, सुरु नदी पर चुटक जल विद्युत परियोजना है। ओके, आपको ये जो पीडीएफ है ना, ये जो पीडीएफ है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखने में आप टाइम खराब मत करो। आप सिर्फ और सिर्फ 1.5 गुना स्पीड करके वीडियो का, वैसे तो मैं खुद ही तेज तेज बोलता हूँ, आप तो इस वीडियो को फटाफट देख लो, बिल्कुल जो बोल रहा हूँ उसको दिमाग में बिठाओ। आपको कोई भी पेपर खराब करने की जरूरत नहीं है, पेन खराब करने की जरूरत नहीं है। आप वीडियो देख लिया करो, फिर पीडीएफ में प्रोवाइड करता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर मैं जो कमेंट बॉक्स है ना, वहाँ कमेंट बॉक्स है वहाँ पर डाल देता हूँ। सिंपल, आपको कोई इंस्टाग्राम फेसबुक कहीं पर नहीं जाना, आप सिंपली उस लिंक पर क्लिक करो, वो आपके पास सीधे डाउनलोड होने लग जाएगी। पीडीएफ डाउनलोड करके आप उसको रख लिया करो। फिर आपके पास 20-25 पीडीएफ हो जाए ना, उसके बाद आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, फिर पीडीएफ में से पढ़ते रहना। आप टाइम खर्च मत किया करो बनाने में, मैं बोलता रहूँगा, आप वीडियो को पॉज करोगे, फिर लिखोगे, फिर वीडियो को पॉज करोगे, फिर लिखोगे, तो इस तरीके से आप मत करना। सिर्फ दिमाग लगा पूरे ध्यान से जो बोल रहा हूँ उनको सुनो, उतना ही है, उससे बाहर आपको नहीं जाना है। ओके, उनको ध्यान से सुनो और पीडीएफ डाउनलोड करके रख लिया करो। डोंट वेस्ट योर टाइम टू राइटिंग दीज क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चंस और जो भी नॉन टेक वाला जो वन वीडियो वन टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं उसमें भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हर जगह पर मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और अपने कमेंट बॉक्स में, ठीक है, तो वहाँ से डाउनलोड कर लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, तो ये ध्यान रखना। देखो, राजधानी भी पूछ लेते हैं वो, तो राजधानी भी आप ध्यान रखना, एक वीडियो बना देंगे राजधानी के रिलेटेड, लेकिन क्वेश्चन के फॉर्म में आते हैं ना, वो ध्यान रखना आप पहले तो। अर्जेंटीना की राजधानी, द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना इज ब्यूनस आयरिस, ये नाम आपको ध्यान रखना है। ओके, हिंदी में लिखना चाहो तो आप हिंदी में सेम टू सेम हो जाएगा ये। इंग्लिश में कैपिटल होता है, ये राजधानी कैपिटल कहते हैं। जैसे भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली है, इस तरीके से। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, द कैपिटल ऑफ राजस्थान इज जयपुर, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज दिल्ली। इस तरीके से द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना इज ब्यूनस आयरिस, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको फाइनल है अपना क्वेश्चन नंबर 20 कि SC/ST का जो आरक्षण मिलता है, SC/ST को आरक्षण मिलता है ना, कोई जॉब लगती है अपनी, कोई एग्जाम लगती है तो उसमें आरक्षण मिलता है, या फिर आपकी जॉब लग गई उसके बाद में प्रमोशन वगैरह होता है, वहाँ पर आरक्षण मिलता है। किसी भी तरीके से कहीं पर भी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, इन दोनों कास्ट को जो आरक्षण मिलता है, जो रिजर्वेशन मिलता है, उसके बारे में चर्चा कौन से आर्टिकल में की गई है, तो आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 335 में, आर्टिकल 335 के अंदर ये SC/ST के आरक्षण के रिलेटेड बातें की गई है। ओके, कितना आरक्षण मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा वगैरह, कुछ भी बात, आपको बस इतना ध्यान रखना है। ओके, तो ये अपना वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ के साथ मिलेंगे। थैंक यू। बाकी अच्छा सुनो, आप वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, वीडियो शेयर किया कीजिए, वीडियो लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए। ओके, और फ्रेंड्स को और आपके जो ग्रुप्स है उसमें शेयर किया कीजिए, जिससे सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ेंगे, इतनी हेल्प आप कर दीजिए। ओके, थैंक यू फॉर योर हेल्प एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।